ये आकाशवाणी है। रूपकों के अखिल भारतीय कार्यक्रम में प्रस्तुत है रूपक बापू तेरे पुण्य पगों पर सत्यभूमि चंपारण। इस रूपक के लेखक और प्रस्तुतकर्ता हैं डॉक्टर किशोर सिन्हा। कभी नहीं हारना भावे साड़ी जान का। इतिहास का भी अपना वर्तमान हुआ करता है और शताब्दियां बीत जाने के बाद भी इतिहास वर्तमान बनकर जन जन को उत्प्रेरित और समय सापेक्ष करता चलता है। एक ऐसा ही इतिहास चंपारण की धरती पर गोरों की बर्बरता और मासूम कृषकों के खून से लिखा गया है और जिसकी परिणति एक महात्मा के अहिंसात्मक और ऐतिहासिक कदम से हुई, जिन्हें पूरा विश्व महात्मा गांधी के रूप में याद करता है। हमारे दुश्मन कौन हो सके? हम तो दुनिया में किसी को दुश्मन बनाना नहीं चाहते। हम किसी को दुश्मन बनना नहीं चाहते। वो मेरे स्वराज की रक्षा बन जाती है। गांधी जी ने प्रथम बार 15 अप्रैल 1917 को मोतिहारी में, फिर 22 अप्रैल को हजारीमल धर्मशाला बेतिया में और 27 अप्रैल को मुरली भरावा एवं भितिहरवा गांव में पंडित राजकुमार शुक्ल के प्रयास से चंपारण की धरती को अपने कदमों से पवित्र किया। वैसे चंपारण आने से पूर्व ही गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में एक बड़ा संघर्ष और युद्ध जीत चुके थे। राजकुमार शुक्ल गांधी जी को नील किसानों की दयनीय दुर्वस्था दिखाने चंपारण आए थे, लेकिन ये गांधी ही थे जिन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध न सिर्फ संघर्ष का बिगुल फूंका, बल्कि उन्होंने अपनी लड़ाई गुलामी की मानसिकता के खिलाफ शुरू की। इस मुहिम में उनका साथ दिया बाबू ब्रज किशोर प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, रामनवमी प्रसाद और धरणीधर बाबू ने। 15 अप्रैल 1917 को गांधी जी मोतिहारी पहुंचे और उन्हें वहां बाबू गोरखनाथ प्रसाद वकील के घर ठहराया गया। अंग्रेजों के अत्याचार एवं शोषण से मुक्ति के लिए किसान आंदोलन के नेता राजकुमार शुक्ल के नेतृत्व में मोहनदास करमचंद गांधी को चंपारण बुलाने हेतु 3 व्यक्तियों को जिम्मेदारी सौंपी गई। पंडित राजकुमार शुक्ल, ग्राम मुरली भरावा, श्री संत भगत, ग्राम अमोलवा, पीर मोहम्मद मोनिस, ग्राम बेतिया। सर्वसम्मति से यह भी तय हुआ कि शेख गुलाब, शीतल राय और राजकुमार शुक्ल 1916 ईस्वी में लखनऊ में होने वाले कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में भाग लें। लखनऊ सम्मेलन में किसानों के प्रतिनिधि राजकुमार शुक्ल को पहली बार किसान मंच से संपूर्ण भारत के प्रतिनिधियों के सामने किसानों पर हो रहे अत्याचार एवं शोषण का वर्णन करने का मौका मिला। बिहार और विशेषकर चंपारण के लोगों की बड़ी इच्छा थी कि महात्मा गांधी प्रजा की शोचनीय दशा को देखने के लिए चंपारण स्वयं पधारें और उनके दुखों का निपटारा करने का प्रयत्न करें। इस संबंध में चंपारण के लोग आपकी सेवा में पहले ही पत्र भेज चुके थे। आपने उत्तर में कहा कि अगले मार्च अप्रैल तक उस ओर आने की चेष्टा करूंगा। इससे बहुत संतोष हुआ। लखनऊ कांग्रेस जब आते हैं तो वहां पर उनको चंपारण सत्याग्रह की जमीन तैयार होती है। ये राजकुमार शुक्ल
वो पीछे पड़ गए गांधी। गांधी ने देखा कि ये आदमी तो समर्पित है। श्री रजी अहमद, संस्थापक सचिव, गांधी संग्रहालय, पटना। गांधी ने तो पहले ही डिमांड कर दिया हुआ है कि जो सत्याग्रही होगा वो उसको अपनी हैसियत दूर से भी नीचे अपने को समझना होगा। सोलह अप्रैल को गांधी जी हाथी पर सवार होकर रामनवमी प्रसाद के साथ जसवल पट्टी के लिए रवाना हुए। रास्ते में ही पुलिस के दरोगा ने गांधी जी को चंपारण के जिला मजिस्ट्रेट W.B. हिकॉक का पत्र दिया। पत्र में लिखा था, आपके चंपारण आने से शांति व्यवस्था भंग होने और प्राण हानि होने का खतरा है, अतः चंपारण आने का विचार त्याग दें। गांधी जी ने उस आदेश को मानने से इनकार कर दिया और इसके लिए किसी भी दंड को भुगतने का फैसला कर लिया। इसके बाद गांधी जी ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और C.F. एंड्रयूज से चंपारण आने का निवेदन किया। 18 अप्रैल 1917 ईस्वी को महात्मा गांधी पर सरकारी आदेश तोड़ने के आरोप में कार्रवाई शुरू हुई। 18 अप्रैल को एसडीओ मोतिहारी के कार्यालय में महात्मा गांधी को उपस्थित होने का आदेश मिला, जहां धारा 144 और 188 के उल्लंघन के आरोप में महात्मा गांधी को सफाई देनी थी। मिस्टर गांधी, 144 धारा के नोटिस के अनुसार आपको 16 अप्रैल को रात की गाड़ी से चंपारण छोड़कर चले जाना चाहिए था, किंतु आप अभी तक नहीं गए, इसलिए आप पर 188 धारा में अभियोग लगाया जाता है। मिस्टर गांधी, आपको कुछ बोलना है? विद परमिशन ऑफ द कोर्ट, अदालत की आज्ञा से मैं संक्षेप में ये बतलाना चाहता हूं कि नोटिस द्वारा जो मुझे आज्ञा दी गई उसकी अवज्ञा मैंने क्यों की। मेरी समझ में यह स्थानीय अधिकारियों और मेरे मध्य में मतभेद का प्रश्न है। मैं इस देश में राष्ट्रीय तथा मानव सेवा करने के विचार से आया हूं। यहां आकर उन रैयतों की सहायता करने के लिए जिनके साथ कहा जाता है कि नीलवर साहब अच्छा व्यवहार नहीं करते, मुझसे बहुत आग्रह किया गया था, पर जब तक मैं सब बातें अच्छी तरह न जान लेता तब तक उन लोगों की कोई सहायता नहीं कर सकता था। इसलिए मैं यदि हो सके तो अधिकारियों और नीलवरों की सहायता से सब बातें जानने के लिए आया हूं। मेरा दृढ़ विश्वास है कि जिस स्थिति में मैं हूं उस स्थिति में प्रत्येक प्रतिष्ठित व्यक्ति को वही काम करना सबसे अच्छा है जो इस समय मैंने करना निश्चय किया है, और वो ये है कि बिना किसी प्रकार का विरोध किए आज्ञा न मानने का दंड सहने के लिए तैयार हो जाऊं। I venture to make this statement not in any way। मैंने जो बयान किया है वो इसलिए नहीं कि जो दंड मुझे मिलने वाला है वो कम किया जाए, बट टू शो, पर इस बात को दिखाने के लिए कि मैंने सरकारी आज्ञा की अवज्ञा इस कारण से नहीं की है कि मुझे सरकार के प्रति श्रद्धा नहीं है, बल्कि इस कारण से कि मैंने उससे भी उच्चतर आज्ञा, अपनी विवेक बुद्धि की आज्ञा का पालन करना उचित समझा है। मिस्टर गांधी, आप अपना अपराध स्वीकार करता है या नहीं? मुझे जो कहना था मैंने अपने बयान में कह दिया।
1917 ईस्वी को गांधी जी ने मोतिहारी के एसडीओ कोर्ट में जो लिखित वक्तव्य दिया वो एक ऐतिहासिक दस्तावेज है जो बाद के दिनों में स्वतंत्रता सेनानियों के लिए प्रेरणा का स्रोत सिद्ध हुआ। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए जिला प्रशासन ने 20 अप्रैल को मुकदमा वापस ले लिया। ऐतिहासिक जीत के बाद गांधी जी 22 अप्रैल 1917 ईस्वी को बेतिया रवाना हुए। शाम में अपार जन समूह के साथ हजारीमल धर्मशाला पहुंचे। उसी धर्मशाला में अपने सहयोगी स्वतंत्रता सेनानियों के साथ महीनों रहकर गांधी जी ने चंपारण के हजारों शोषित पीड़ित किसानों की व्यथा सुनी। 1994 से मैं इसकी देखभाल कर रहा हूँ। श्री उमाशंकर झुंझुनवाला, कार्यपालक ट्रस्टी, हजारीमल धर्मशाला, बेतिया। सातिर अंग्रेजों के जोर जुल्म से बेखौफ होकर परिवार के लोगों ने गांधी जी को आत्मीय सम्मान के साथ वहाँ अपने पारिवारिक सानिध्य में उनकी आवभगत की। गांधी जी और उनके साथ जो प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आए, कृपलानी जी आए, सरोजिनी नायडू आई और ब्रजकिशोर प्रसाद जी आए। इस धर्मशाला में पहली बार ग्रामीणों ने अपनी जुबान खोलने की हिम्मत जुटाई तथा 850 गांवों के लगभग 10,000 किसानों ने नीलहे गोरों के अत्याचारों से संबंधित बयानों को लिखित रूप से दर्ज कराया। गांधी जी 22 अप्रैल को ब्रजकिशोर प्रसाद एवं राजकुमार शुक्ल के साथ लौरकिया गांव गए। 26 अप्रैल को नरकटियागंज पहुंचे। सत्ताईस अप्रैल 1917 को महात्मा गांधी ब्रजकिशोर बाबू, रामनवमी बाबू, विंध्यवासिनी बाबू और अवधेश प्रसाद के साथ शिकारपुर होते हुए राजकुमार शुक्ल के घर मुरली भैरवा पहुंचे। वे लोग बेलवा कोठी के निल्हा मैनेजर एसी एमन से मिलने भी गए तथा रात में अमोलवा के संत राउत के घर ठहरे भी। हाँ, तो महात्मा गांधी ठहर रहलन यहाँ। अलन को जब जाकर बुला के लीलन तो कहलन कि हम जो है सो आएंगे चंपारण में, तो संत तुमको खोज लेंगे। तो यहाँ अलन कोठी पर। श्री लक्ष्मण प्रसाद, संत भगत के पौत्र। कोठी पर जब से अलन तो अंग्रेजवा सुतल रहे, नीचे ओकर अर्दली रहे। कहलन कि हम जो है सो सीधे जब से खबर भेज के और चल गए बाहर से, बाहर भी तैयार हुआ। चंपारण के गांवों में घूमते हुए गांधी जी ने भितिहरवा में एक महुआ के पेड़ के नीचे बैठकर उपस्थित लोगों के सामने निरक्षरता दूर करने का संकल्प लिया। इस प्रकार मई 1917 ईस्वी से अक्टूबर 1917 ईस्वी तक लोगों के हालात का ब्यौरा इकट्ठा करते रहे। गांधी जी की लोकप्रियता से प्रभावित होकर बिहार के तत्कालीन गवर्नर सर एडवर्ड गेट ने चंपारण की स्थिति या मामले की जांच के लिए एक आयोग का गठन किया और गांधी जी को इसका सदस्य बनाया। इस जांच आयोग में नीलहों और जमींदारों के प्रतिनिधि के साथ किसानों के प्रतिनिधि के रूप में गांधी जी थे। उन्होंने आयोग को यह समझाया कि 3 कठिया प्रथा को समाप्त करने हेतु 4 अक्टूबर 1917 को जांच समिति ने सरकार से सिफारिश किया। एक कानून बनाकर जिसे चंपारण कृषि अधिनियम कहा गया, 3 कठिया प्रथा को उठा लिया गया। साथ ही गोरे बागान मालिकों को अवैध वसूली का 25% हिस्सा किसानों को वापस करना पड़ा। इस प्रकार नीलहों का राज्य अस्त हुआ और नील की खेती के अभिशाप से किसानों को मुक्ति मिली। जागे खेत जागे किसान, आंखों में अपनी पहचान। जागे खेत जागे किसान, आंखों में अपनी पहचान। देश की आजादी की खातिर जागे सिख और पठान। देश की आजादी की खातिर जागे सिख और पठान। बापू तेरे एक ही सर पर साज और
अपना लेकर चंपारण से किसान चले। बापू तेरे पुण्य पगों पर कोटि कोटि प्राण चले, कोटि कोटि प्राण चले। चंपारण की समस्या का समाधान हुआ तथा चंपारण सत्याग्रह के सफलता के फलस्वरूप गांधी जी राष्ट्रीय नेता बन गए तथा मोहनदास करमचंद गांधी को महात्मा बनने का अवसर मिला। क्योंकि वो गांधी मानते थे कि राजनीति से पॉलिटिकल पार्टी सामाजिक परिवर्तन नहीं ला सकती है, इसलिए गांधी पॉलिटिक्स करते रहे। आजादी की लड़ाई में काम लिया, लेकिन सामाजिक परिवर्तन की बात के लिए रचनात्मक काम की बात की है गांधी ने। इसलिए गांधी ने उसको दो हिस्से में बांट दिया। उसको देखेंगे आप तो रचनात्मक काम के सारे एक्सपेरिमेंट वही के लिए चंपारण नहीं, वॉलंटियरिज्म की बुनियाद चंपारण सत्याग्रह। उन्होंने चंपारण में शोषण और पिछड़ेपन को समाप्त करने के लिए पाठशालाएं स्थापित की। 16 नवंबर 1917 को महात्मा गांधी श्री देवनंदन सिंह, बीरवली सिंह, संत राउत के साथ श्री रामपुर के प्रहलाद भगत के घर पहुंचे तथा वहां से घूमते हुए भितिहरवा मठ पर आए और पाठशाला खोलने के लिए जमीन की याचना की। ये मंदिर के चलते यहाँ महात्मा गांधी के आश्रम बना, मंदिर जमीन दिलक महात्मा गांधी के। श्री नवल किशोर मिश्र, पुजारी, भितिहरवा मंदिर। मंदिर के कोई देखे रेख नहीं के। गांव के स्थिति बा, गांव के लोग तो सहयोग करेला, अब जहाँ तले सक्षम बा तहाँ तले देख रेख हमरो करेला, मंदिरों करेला। नवंबर 1917 ईस्वी को भितिहरवा में एक कुटिया एवं पाठशाला की स्थापना गांधी जी द्वारा की गई। पाठशाला का कार्य आरंभ हो गया। 28 नवंबर को गांधी जी अपनी पत्नी कस्तूरबा गांधी तथा राजकुमार शुक्ल के साथ भितिहरवा आए। श्रीमती गांधी पाठशाला में शिक्षिका का कार्य करने लगी। एक जमीन के लिए संत भगत भी गए थे राजकुमार शुक्ल के साथ। वहां से जमीन की अपने पाठशाला खोलने के लिए खोजते हुए आप श्री रामपुर होते हुए भितिहरवा आश्रम पहुंचे। भितिहरवा आश्रम जो अभी संग्रहालय के रूप में प्रदर्शित है, इसी के बगल में एक मंदिर थी जिसमें के बाबा थे रामनारायण दास। तो एक्चुअली जो वह जमीन था रामनारायण दास का बाबा का, वह रामनगर एस्टेट से था जिस पर अंग्रेज के अधिकार नहीं था। श्री रत्नेश कुमार वर्मा, सहायक, गांधी आश्रम, भितिहरवा। रामनारायण दास बाबा से महात्मा गांधी अपना जमीन के लिए कुटी बनाने के लिए कहे, तो कुटी बनाने के लिए कहे तो कुटी के लिए जमीन कोई देने को तैयार नहीं हो रहा था अंग्रेजों के डर से। इसी के बगल में एसी अमन की कोठी थी मुरली भरवा के बगल में और भितिहरवा से आगे। तो यहाँ के बाबा थे बाबा रामनारायण दास। बाबा रामनारायण दास गांधी जी को बोले कि तुम जितना दूर घूम जाओगे उतना जमीन मैं तुमको दे दूंगा। तो गांधी जी 11 कट्ठा 5 धुर जमीन में गांधी जी अपने घूमे, जो जमीन को रामनारायण दास बाबा गांधी जी के नाम से ट्रस्ट करके इसको रजिस्ट्री 1917 में कर दिए हैं। उसके बाद से 1951 से लेकर 1970 तक यह गांधी निधि से संचालित हो रहा है। बेलवा कोठी के एमन साहब ने अपने आदमियों द्वारा कुटिया में आग लगवा दी। इसके बाद स्वयं सेवकों तथा ग्रामीणों के सहयोग से ईंटों का मकान बना दिया गया। इस पाठशाला के निर्माण में कस्तूरबा गांधी ने भी ईंट ढोने का कार्य किया था। पाठशाला में 12 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को शिक्षा दी जाती थी। पाठशाला में पढ़ाने वाले स्वयंसेवक बच्चों के साथ गांव की स्त्रियों और पुरुषों को भी सुशिक्षित करने का काम करते थे। वो लड़कों को कपड़ा बुनना, सड़क साफ करना और बच्चों को साफ सुथरा रखने के लिए स्त्रियों को भी शिक्षा देते थे। श्रीमती कस्तूरबा गांधी भी गांधी जी के साथ भितिहरवा में रहीं और बच्चों को पढ़ाने लिखाने तथा लोगों में जन चेतना जगाने का कार्य करती रहीं। गांधी जी की अपनी बनाई हुई कुटी है
जो अपने कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर बनाए, गीला मिट्टी से बनाकर ईंट का जवाल जोड़कर उनके मकान है, अपने हाथ के बनाया हुआ। उनके व्यवहार की टेबल है, उनके व्यवहार की चक्की है, जो माँ कस्तूरबा अपने व्यवहार में रखती थी वह चक्की है। वो दोनों आदमी जिस रूम में रहते हैं वह रूम अभी प्रदर्शित है संग्रहालय के रूप में। कार्यकर्ता जो रहते तो वह खपड़ेल नुमा मकान है जो अभी तक प्रदर्शित है। बहुत बड़ी चक्की है जो माँ कस्तूरबा अपने हाथ से चलाती थी। जिस रूम में रहते थे उस रूम का अभी तक दीवार, कपड़ा, सब कुछ उसी तरह का है। भितिहरवा पाठशाला में 80 लड़कों की पहली बार पढ़ाई शुरू हुई। महाराष्ट्र के सदाशिव लक्ष्मण सोमन, गजराज के बालकृष्ण योगेश्वर, कस्तूरबा गांधी और डॉक्टर शंकर राव देव ने भी शिक्षक के रूप में काम किया। पंडित राजकुमार शुक्ल के नेतृत्व में संत राउत और प्रहलाद भगत भी पाठशाला के संचालन में सहयोग करते रहे। 1948 ईस्वी में इस पाठशाला को भितिहरवा आश्रम से अलग कर दिया गया। प्रदर्शनी के रूप में म्यूजियम बनाया गया है। प्लस जो लोग यहाँ पे गांधी जी के बारे में जानना चाहते हैं या पढ़ना चाहते हैं उनके लिए यहाँ पे बहुत सारी किताबें लाई गई है जिसपे लोग बैठ के रिसर्च करते हैं, पढ़ते हैं। लगभग हमारे पास अभी 1000 से ज्यादा किताबें हैं। श्री प्राणेश चंद्र, सेंटर इंचार्ज, गांधी शोध संस्थान, भितिहरवा। जो गांधी रिसर्च फाउंडेशन है उनके साथ भी टाई अप करके हम लोगों को वहाँ पे भी सपोर्ट करवाते हैं। महात्मा गांधी और मां कस्तूरबा ने चंपारण में शिक्षा, सफाई, ग्राम सुधार तथा जन चेतना जगाने का कार्य किया। उन्होंने शिक्षा एवं सफाई पर विशेष ध्यान दिया। सफाई एवं सत्य अहिंसा गांधी जी के जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग था। अतः गांधी जी का मूल मंत्र शिक्षा, सफाई, सत्य एवं अहिंसा आज के जीवन का प्रमुख अंग बनाने की आवश्यकता है। 1904 में गांधी पहली बार कलकत्ता कॉन्फ्रेंस में गए हैं ऐसे देखने के लिए सम्मेलन के साथ। तो गांधी पंडाल में गए, जो देखा कि टॉयलेट इतना गंदा है, किसी ने कहा वहाँ ने आरू लेकर के उनको टॉयलेट लिखा। जब 5 वर्ष बनाए तो 5 वर्ष टॉयलेट लिखा करते लगे। तो गांधी कहीं समाज के प्रति वचन देगा, इसलिए सारी चीजों को देखते हैं। नई नस्ल के लिए रोल मॉडल हो सकता है। महात्मा गांधी का विचार है कि चंपारण की प्रजा के दुखों के कारणों में एक प्रधान कारण उनकी अविद्या है कि जब तक उनकी मानसिक उन्नति ना होगी उनका उद्धार किसी बाहरी शक्ति द्वारा होना असंभव है। ये बात भारतवर्ष भर के लिए लागू है, पर चंपारण में इसका फल प्रत्यक्ष देखने में आता है। गांधी जी द्वारा बुनियादी विद्यालय जो स्थापित किया गया है, यह पहला भारत का बुनियादी विद्यालय है। श्री शशि शेखर, प्राचार्य, राजकीय बुनियादी विद्यालय, वृंदावन। इस विद्यालय में 669 छात्र एवं छात्राएं वर्तमान में हैं। मैंने यहाँ से उनको शक्ति मिली और महात्मा का है और विश्व के हीरो हुए, लेकिन ये अभी भी पिछड़ा हुआ है। सिलाई मशीन से हम लोग बच्चों को सिलाई सिखाने का काम शुरू किए हैं। 12 बजे से पूर्व हम पोशाक क्षेत्र के लगभग 600 महिलाएं यहाँ आकर के सिलाई सीख गई। श्री विशेश्वर नाथ झा, गांधी स्मृति दर्शन समिति द्वारा नियोजित शिक्षक। 400 महिलाएं स्वरोजगार प्राप्त करनी, अपने घर पे मशीन चला के उनको अपने गांव के लोगों को वो सिलाई कपड़ा सी रही हैं। तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि हो गई। और यहाँ से जो बच्चे 8वें क्लास के बच्चे निकलते हैं, माने या हम लोग ये बनाए कि कोई न कोई बच्चा एक न एक हुनर सीखे। गांधी जी के निधन के बाद गांधी स्मारक निधि का गठन 1951 ईस्वी में हुआ तथा भितिहरवा आश्रम का संचालन इसके द्वारा होने लगा। चंपारण में गांधी जी ने सत्य एवं अहिंसा की राह पर चलने के लिए लोगों में आत्मविश्वास पैदा किया। आर्थिक समृद्धि हो, घर घर श्री वृद्धि हो, जीवन के सतपथ पर थिरक उठे पाँव।
तीरथ उठे पाँव, गांधी के सपनों का गाँव, बापू के सपनों का गाँव, गांधी के सपनों का गाँव। चाहे चुप हो गई वो आवाज, चाहे अंधेरे में डूब गई वो कद काठी, चाहे शरीर का धर्म हो गया पूरा, हुआ नहीं कर्म का आह्वान संपूर्ण। ये समष्टि दृष्टि है और इसी के अंदर छुपी है इतिहास, विज्ञान और वाणी की दृष्टि। तुमने दिया, बांटा, खजाना वो अनुपम, अनमोल, काफी है, संभाल कर रखेंगे हम सबकी वो थाती है। तुमने दिया धीरज देश को, सहनशीलता का पढ़ाया पाठ। तुमने भरी ताकत हम में, शांति पूर्वक सामना करे आपदाओं का हम। तुमने दी दृष्टि, अपने भीतर की अच्छाइयों को पहचाने हम, उसे प्यार करें हम। तुमने दिया चिंतन, जीतना होगा शत्रु को प्रेम से, आत्मविश्वास की शक्ति से, आत्मत्याग और यंत्रणा के भीतर आपसी एकत्व से। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे, वैष्णव जन तो तेने कहिए जे, पीड़ पराई जाने। कोई भी तालीम किसी को सच्ची तरह से मिल नहीं सकती है जब तक उसकी जड़ वो सत्य और अहिंसा में नहीं है। और सच्ची विद्या तो ये एक संस्कृत में कह गया है कि विद्या उसका नाम है कि जिसको पढ़ने से और जिसके मुताबिक आचरण करने से आदमी को मुक्ति मिलती है। उपकार करे तोरे पर दुखे, उपकार करे तोरे मन अभिमान नाणे रे। मन अभिमान नाणे रे, वैष्णव जन तो तेने कहिए जे। बापू तेरे पुण्य पगों पर, सत्य भूमि चंपारण। अभी आप सुन रहे थे ये रूपक। इसमें भाग लेने वाले कलाकार थे वाचक डॉक्टर किशोर सिन्हा और पूजा वर्मा, अन्य कलाकार नीलेश्वर मिश्र, अभय सिन्हा और अखिलेश्वर प्रसाद सिन्हा। इस रूपक के लेखक और प्रस्तुतकर्ता थे डॉक्टर किशोर सिन्हा। केंद्रीय हिंदी रूपक एकांश के लिए ये कार्यक्रम आकाशवाणी के पटना केंद्र द्वारा तैयार किया गया और आकाशवाणी दिल्ली से